ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आइए आज के संडे स्पेशल में आपकी मुलाकात करवाते हैं कांग्रेस के एक दमदार लीडर जनाब संजय निरुपम से। बिहार के रोहतास में पले बड़े और पटना से अपनी तालीम हासिल करने वाले जनाब निरुपम ने अपनी बेबाक कलमकारी और अपनी साफगोई से बहुत कम वक्त में मुल्क में एक सीनियर सहाफी और समाजी खिदमतगार के रूप में अपनी पहचान बना ली और यही वजह रही कि इन्होंने बिहार से दूर महाराष्ट्र में आज अपनी मजबूत सियासी जमीन तैयार कर ली है। हम वतन में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और सांसद संजय निरुपम जी से। संजय जी, हम वतन में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। पहला सवाल आपसे, 13 सालों तक आपने शिवसेना के मुखपत्र सामना में एज एडिटर काम किया, तो उसके बाद कांग्रेस में आना कैसा तजुर्बा रहा? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारे देश में पिछले 125 वर्षों से है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास में कांग्रेस का एक जबरदस्त योगदान है और कांग्रेस पार्टी के मूल में जो विचार है वो ये है कि किसी के प्रति कोई नफरत का भाव नहीं, सबको साथ में लेकर चलना। गरीब, कमजोर और जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनका कोई नहीं सुनता, उसकी कांग्रेस पार्टी सुनती है। शिवसेना में जिस वक्त आप थे तो जो आपकी सोच थी या जो आपका नजरिया था, क्या वो बदला है या आप एक बदले परिदृश्य में काम कर रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स बदलता है। देखिए, जब जहां आप जिस संगति में होते हैं उस प्रकार की आपकी सोच हो जाती है। तो ये जो संगति है अच्छे लोगों की संगति है। तो आपको अफसोस है शिवसेना में रहने का? मुझे लगता है आप मेरे से ये जानने आए थे कि मुस्लिम समाज के लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेरे बारे में आप न पूछें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। संजय जी, मुझे याद है एक बार शिवसेना के सांसद बताओ, शिवसेना के आप पार्लियामेंट्रियन, आपने दिलीप कुमार का विरोध किया था और उनको पाकिस्तानी भी करार दिया था। फिर मैंने कहा आप मेरे बारे में न पूछे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक सवाल और, जो रजा एकेडमी को लेकर इतने सारे विवाद हो रहे हैं और मुझे याद है कि आपने पार्लियामेंट में रजा एकेडमी का डिफेंड किया उसको, और उसको बहुत सारे इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि फ़िरका परस्त ताकतें हैं, उनकी फंडिंग कैसी है, क्या है। तो आपको क्या कहना है इस पर? रजा एकेडमी को मैं आज से नहीं 15-20 वर्षों से जानता हूँ। रजा एकेडमी के जो सईद नूरी हैं उनको भी जमाने से जानता हूँ। और जब जब मुस्लिम समाज पर कोई संकट आता है या कहीं पर मुस्लिम समाज को मदद की ज़रूरत पड़ती है या मुस्लिम समाज के हक और हुकूक के लिए कोई आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत होती है, तो निश्चित तौर पर रजा एकेडमी हमेशा रास्ते पे उतरता है। असम के वाक़यात के बाद जो कुछ मुंबई में हुआ, उसके बहुत सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर लगा और पुलिस पे हमला हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसको जोड़ कर देखा जाता है रजा एकेडमी से। देखिए, ये बात सही है कि 11 तारीख को आज़ाद मैदान पे जो धरना, जो अनशन रखा गया था या जो विरोध सभा जो आयोजित की गई थी, उसके लिए रजा एकेडमी ने परमिशन ली थी। रजा एकेडमी की पिछले 10-15 वर्षों की जो भी सभाओं को आप देखेंगे तो 1000-1500 से लोग उनके पास कभी नहीं आते। 1000-1500 लोगों को जमा करते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। कभी अमेरिका में कोई फोटो छप गया, पैगम्बर मोहम्मद साहब के ऊपर कोई अश्लील टिप्पणी हो गई तो उसके खिलाफ उतरेंगे। कहीं पर कहीं दरगाहों के ऊपर या फिर क्या बोलते हैं, दरगाहों के ऊपर अगर हमला होता है तो उसके खिलाफ उतरते हैं। 1000-1500 लोग उनके आते हैं। खुद रजा एकेडमी के लोगों का कहना है कि साहब हमें नहीं मालूम ये लोग कहाँ से आ गए। हाँ, हो सकता है कि असम के मुद्दे पे मुंबई में लोगों को एजिटेट किया गया होगा और एजिटेट किया गया था। जिस प्रकार से SMS भेजा गया, MMS भेजा गया, उसी समय म्यांमार की जो जानकारियां थी उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। वो कौन से लोग थे, क्या है, इस पे भारत सरकार काम कर रही है, छानबीन कर रही है, मुझे उसमें नहीं जाना है। और ऐसे दंगाई, हिंसा भड़काने वाले जिन्होंने हमारे शहीद स्मारक को तोड़ा है, जिन्होंने महिला पुलिस कर्मियों पर हमला किया है, जिन्होंने मीडिया की गाड़ियां तोड़ी है, जिन्होंने पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ी है, ऐसे लोगों से कोई सहमति नहीं हो सकता। तो रजा एकेडमी के प्रति सहमति व्यक्त करने का मतलब उस हिंसा के प्रति सहमति व्यक्त करना है, ऐसा मत सोचिएगा। अभी एक आंकड़ा आया MP लैड फंड को लेके, मुंबई के जो 6 सांसद हैं उनका, तो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन आपका 82% आपका आया और मिलिंद देवड़ा का 25% आया, प्रिया दत्त का शायद 30% आया। तो आपने बड़े पैमाने पर अपने फंड का इस्तेमाल किया है और आपने पानी के लिए बोरवेल में पैसा लगाया और संजय गांधी उद्यान के आसपास जो ट्राइबल्स हैं उसके लिए आपने बहुत काम किया। क्या मुस्लिमों के लिए भी कोई खास स्कीम में आपने पैसा डाला या क्या किया आपने? बहुत स्कीम है।
विशेषकर चारकोप और मालवनी दो ऐसे विभाग है जहां पर मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर रहता है। फिर कांदीवली ईस्ट का एक विभाग है, उसके बाद दहीसर का एक क्षेत्र है, फिर बोरीवली वेस्ट में एक छोटा सा पट्टा है। और इन क्षेत्रों में जहां जहां जो भी डिमांड आती है करते हैं। अगर 82% में आप देखेंगे, मेरा जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 82% का है, उसमें लगभग आधा जो हिस्सा है वो इन मुस्लिम इलाकों में ही गया। और संजय जी, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने छठ पूजा की शुरुआत कराई मुंबई में, और आज मुंबई का जो माहौल है, राज ठाकरे के तमाम बयान हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? तो राज ठाकरे जब पूरा उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपना अभियान चलाने लगे तो अभियान चलाते चलाते उन्होंने छठ पे हमला कर दिया और उन्हें कहा छठ पूजा नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कुछ अपने लोगों को खड़ा करके मेरे खिलाफ, मेरे संगठन के खिलाफ मुकदमा कराया। राज ठाकरे और उनके लोगों का जो काम करने का तरीका है, जो मोडस ऑपरेंडी, उसको समझिए। वो कभी भी सामने किसी से कन्फ्रंट नहीं करते। वो रात के अंधेरे में आपके दफ्तर पे पत्थर फेंक के जाते हैं, या कोई गरीब, कोई फेरी वाला या खोमचा वाला बैठा हुआ, उसका खोमचा उठा के फेंक देते। कोई ऑटो वाला, टैक्सी वाला अपने सवारी के इंतजार में बेचारा गरीब बैठा हुआ, उसको जाके 2 लाफा मारते हैं। ट्रेन में 2 आदमी अकेले घूम रहे हैं, अगर वो बिहार के हैं तो उनको जाके मारेंगे और अपने मुंह पे रुमाल ऐसे बंद करके देंगे। मतलब अपना चेहरा वो छुपाते हैं और बोलते हैं जय महाराष्ट्र बोलो नहीं तो मारूंगा। तो मैंने 50 बार बोला कि जबरदस्ती किसी जय महाराष्ट्र मत बुलवाइए। एक दूसरी बात, उनसे लड़िए, उनसे बातें करिए जो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, जो आपके बराबर के हों। मुस्लिम कौम के बारे में जनाब संजय निरुपम से हमारी बात का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिए, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। क्योंकि जिस देश की आबादी का लगभग 20% यानी 5वां हिस्सा अगर पीछे छूट जाएगा तो उस देश को आगे बढ़ने में दिक्कत तो होगी।